एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक युवा, देश बदलने के जुनून में अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ा और महज 23 साल की उम्र में आम आदमी पार्टी की बुनियाद रखने में मदद की। हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। बात करेंगे आज हम आम आदमी की आवाज यानी वॉइस ऑफ द कॉमन मैन दी राघव चड्ढा के बारे में, जिन्होंने लाखों युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया और अपने अर्थशास्त्र की समझ और बेहतर संवाद से उन्होंने जल्द ही पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में जगह बना ली। और हम पर्सनली भी इंस्पायर फील करते हैं इनसे, नॉट बिकॉज वो किसी पार्टी विशेष से आते हैं, बल्कि वो हर उस बच्चे की आवाज हैं जो डिग्री होने के बावजूद बेरोजगार बैठा है, जो लूट सिस्टम के खिलाफ है, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जिस कारण से हम उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर फील करते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष से लेकर राज्यसभा युवा सदस्य बनने तक उनका सफर कड़ी मेहनत और नए भारत की राजनीति का प्रतीक बन चुका है। आज वह संसद में आम आदमी की मजबूत आवाज हैं, साथ ही साथ पंजाब में राज्यसभा सदस्य हैं। आज बात करेंगे कि क्या क्या मुद्दों पर उन्होंने जोर दिया जिससे आम आदमी की समस्याओं से वो जुड़ते चले गए। यही सारी चीजें हम आज समझेंगे कि वो आम आदमी से किस तरीके से जुड़ जाते हैं, कौन सी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में एक मिडिल क्लास फैमिली जूझती है, जिसे कोई भी पॉलिटिशियन इतनी पारखी नजर से नहीं देखता जितनी पारखी नजर से इन्होंने देखा है। तो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम इनके द्वारा जो उठाए गए मुद्दे हैं उन पर हम बात करेंगे। राघव चड्ढा की कहानी सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रोफेशनल माइंडसेट की कहानी है। वॉइस ऑफ अ कॉमन मैन सीरीज के पहले एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने नंबर्स की दुनिया छोड़कर लोगों की किस्मत बदलने का रास्ता चुना। इन्हें अक्सर यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन के रूप में देखा जाता है, लेकिन इनकी असली पहचान उन सवालों में है जो ये देश के सबसे बड़ी पंचायत में पूछते हैं। एक सीए का काम होता है ऑडिट करना, गलतियां पकड़ना, और राघव चड्ढा ने वही ऑडिट अब देश के सिस्टम का शुरू कर दिया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाला नेता भावनाओं से ज्यादा डाटा और लॉजिक पर बात करता है। यही सारी चीजें हम समझेंगे, और हमारी जो स्लाइड है उसमें हमने सारी चीजों को नहीं रखा है, मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी। और हमारा ये सीरीज शुरू करने का मोटिव ये है कि हम लोगों तक, जो संसद में बैठे लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जिन्हें हम अक्सर उनकी खराब इमेज देख करके चलते हैं, हम ये बताएंगे कि कैसे हर पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, आम आदमी के बारे में सोचते हैं, मिडिल क्लास की जेब के बारे में, उनके बटुए के बारे में सोचते हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे, 12 महीने का साल होता है, ठीक है, फिर 13 बार रिचार्ज क्यों कराना पड़ता है, रीएडमिशन क्यों कराना पड़ता है, ऐसे कुछ सवाल जो है राघव चड्ढा उठाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन हमें मोबाइल रिचार्ज 13 बार क्यों करना पड़ता है? उन्होंने स्कूल में हर साल ली जाने वाली रीएडमिशन फी पर भी सवाल उठाया है। ये सारे सवाल राघव चड्ढा ने संसद में उठाए थे। ये सवाल दिखाते हैं कि वो एक नेता की नजर से नहीं, बल्कि एक बजट कॉन्शियस नागरिक की नजर से सिस्टम को देख रहे हैं। और ऐसे ही और सवालों और मुद्दों पर थोड़ा हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। चलिए, तो आप सबसे पहले उनके बारे में जानिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सीए की डिग्री, एलएसई की ट्रेनिंग और आम आदमी के मुद्दे, लाखों का पैकेज, एसी कैबिन और एक आरामदायक करियर, ये सब हर सीए का सपना होता है। राघव चड्ढा के पास ये सब था। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी एलएसई से ट्रेनिंग लेने के बाद उनका भविष्य तय था, लेकिन उन्होंने कॉरपोरेट्स की बैलेंस शीट सुधारने के बजाय देश की अर्थव्यवस्था पर बात करना बेहतर समझा। उन्होंने वो रास्ता चुना जहां सुविधाएं कम और मुश्किलें ज्यादा थीं। उनका ये फैसला साबित करता है कि देश बदलने के लिए सिर्फ भाषण की जरूरत नहीं होती, हमें पारखी नजर की जरूरत होती है, हमें ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ता है, बल्कि एक विजन की जरूरत होती है। वो दिखाते हैं कि युवा अगर पढ़ लिख कर राजनीति में आए तो वो पॉलिसी लेवल पर कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। और ये पॉलिसी लेवल पर बदलाव लाने का काम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की डिग्री वाले व्यक्ति
जो LSE से पढ़कर आ चुके हैं वो कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या राघव चड्ढा ने बचपन से नेता बनने का सपना सोचा था या वो हमेशा से पॉलिटिक्स में आना चाहते थे। इसका जवाब नहीं ही होगा। उनके लिए राजनीति में आना एक एक्सीडेंट था। आपको याद होगा 2011 में अन्ना आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था। उनका मानना है कि अगर आपको सिस्टम को साफ करना है, और उसी दौरान वो उस 2011 में 2013 में जो ये आंदोलन हुआ उसके बाद ही वो राजनीति में, और उनका यही मानना है कि अगर आपको सिस्टम को साफ करना है तो आपको कीचड़ में खुद उतरना पड़ेगा। सिर्फ बाहर बैठकर जैसे आप और हम शिकायतें करते हैं उससे बदलाव कभी नहीं आने वाला। इसलिए उन्होंने पॉलिटिकल लेडजर संभालने का जिम्मा उठा लिया। उनका रास्ता संघर्ष से भरा है क्योंकि वो बाकी राजनेताओं से, बाकी पॉलिटिशियन बहुत ज्यादा अलग सोचते हैं। उनकी नीयत साफ है। वो राजनीति को एक पेशा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं, और इसलिए वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं। राजनीति में आना कोई उनकी प्लानिंग नहीं थी बल्कि एक एक्सीडेंट था, जो मैंने आपको बताया कि सिस्टम को साफ करने के लिए कीचड़ में खुद उतरना पड़ता है। ठीक है, अब ये देखिए जो आपके और मेरे मुद्दे हैं उसको किस तरीके से कम्युनिकेशन कंपनी जो हैं उस चक्रव्यूह में हमको फंसाती हैं। आपको जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा 28 दिन का खेल, टेलीकॉम कंपनियों का हिडन टैक्स। अब ये हिडन टैक्स क्या है समझते हैं। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने जो 28 दिन का चक्रव्यूह रचा है वो आम आदमी के बजट पर एक सीधा प्रहार है। राघव चड्ढा ने इस पर तर्क देते हुए कहा कि कंपनीज को लगता है कि उन्होंने कैलेंडर ही बदल दिया है। कैसे? अगर महीना 30 से 31 दिन का होता है तो रिचार्ज 28 दिन का ही क्यों करते हैं? आपने देखा होगा 28 का प्लान रहता है महीने में। ये 2 दिन का अंतर लगभग हर साल, आप गणित देखिए यहाँ पर, ये जो 2 दिन का अंतर रहता है लगभग बढ़ करके वो एक एक्स्ट्रा साल बढ़ा देता है, और हमारे लिए, मिडिल क्लास के लिए ये मजबूरी पैदा कर देता है कि हमें उस एक महीने, एक्स्ट्रा महीने का भी रिचार्ज करना पड़ता है। और ये ऐसी चोरी है, इतनी सफाई से की जाती है कि हमें तक पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। यानी हम हर महीने 28 दिन का रिचार्ज करवा रहे हैं और वो दो दिन जो बच करके 13वां महीना बना दे रहे हैं। तो आप देखिए ये गणित कैसा है, ये कौन सा गणित है। इसके खिलाफ उन्होंने मांग की कि रिचार्ज की वैलिडिटी महीने के हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ना कि दिनों के हिसाब से। उनका ये मुद्दा है, हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो आज स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहा है। उनका ये कहना है कि महीने के हिसाब से हो, यानी महीने में अगर 30-31 दिन है तो उसके हिसाब से हो, ना कि दिनों के हिसाब से। ये एक ऐसा मुद्दा है जो घोस्ट मंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो उजागर करते हैं राघव चड्ढा। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर हम सोचते हैं पर विचार नहीं कर पाते हैं। सोचना और विचार कर लेना बहुत अलग चीज है, उस पर गहन विश्लेषण कर लेना अलग चीज है। अब ये देखिए, मेरा डाटा मेरी प्रॉपर्टी, हमने 28 दिन वाली बात कर ली, अब डाटा की भी बात कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है या कभी आपका दिमाग गया है कि अगर आपने 1 लीटर दूध खरीदा और रात तक उसे खत्म नहीं किया तो क्या आप उसे फेंक देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आपका इंटरनेट डाटा रात 12 बजे एक्सपायर क्यों हो जाता है? राघव चड्ढा ने एक सिंपल लेकिन गहरा सवाल पूछा था, मेरा डाटा मेरी प्रॉपर्टी। जब आप 2 GB रिचार्ज करवाते हैं, पूरा डाटा करवाते हैं, पैसे देते हैं, तो बचा हुआ 1 GB रात के 12 बजे गायब क्यों हो जाता है? वो तो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने पैसे दिए हैं, तो उस डाटा पर आपका हक है। आप यदि उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तब भी वो आपकी प्रॉपर्टी है। और उन्होंने इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की तरह देखा है। उनका तर्क है कि जो बचा हुआ डाटा है वो कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, यानी हमें अगले दिन मिल जाना चाहिए। जो बच गया वो कल के कोटा में जुड़ना चाहिए। आखिरकार जो आपने खरीदा है वो आपकी प्रॉपर्टी है, कंपनीज की नहीं, क्योंकि पैसे तो हम दे रहे हैं। जो भी रिचार्ज हम करवाते हैं, जो भी डाटा हमको मिलता है वो हमारी प्रॉपर्टी है, तो उसका खत्म होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। राघव चड्ढा ने यही मांग की कि आम आदमी की डिजिटल हक की चोरी ना हो, और उन्होंने ये मजबूत आवाज उठाई। बहुत ही सिंपल जो डेली यूज हमारा रहता है उसके एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया कि अगर आप दूध नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या फेंक देंगे?
वैसे ही उन्होंने संसद में ये बोला था कि अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं, डीजल डलवाते हैं अपने व्हीकल्स में, अगर वो यूज नहीं हो रहा है तो क्या पेट्रोल पंप पर जाकर आप उसे वापस कर देते हैं? ऑब्वियसली नॉट। वो आपकी प्रॉपर्टी है, आपने पूरे पैसे देकर के खरीदे हैं, आप उसे कब तक यूज करते हैं वो आपके ऊपर है। तो ये कुछ ऑनलाइन फ्रॉड या फिर आप ये कह सकते हैं जो घोस्ट मंथ वाली चीज हो गई, ये मैंने आपको समझाया। और किन किन तरीकों से हमारी लूट होती है ये देखिए, एजुकेशन या एक्सटॉर्शन, रीएडमिशन का खेल, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। रीएडमिशन की, वही बच्चा रहता है, वही स्कूल रहता है और वही पुराने टीचर्स रहते हैं, तो फिर भी हर साल नई एडमिशन फीस क्यों देते हैं? और ये सिस्टम आज से नहीं चला आ रहा है, जब मैं स्कूल में थी तब से ये सिस्टम चला आ रहा है कि हम हर साल उसी स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन तब भी क्या होता था, हमें एडमिशन फी देनी पड़ती थी। क्या ये शिक्षा है या फिर आम आदमी की बजट की सीधी लूट है? राघव चड्ढा ने स्कूलों के इस री एडमिशन के चक्रव्यूह पर सटीक सवाल उठाया है। जब बच्चा पहले से ही उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो हर साल प्रमोशन के वक्त या एडमिशन के वक्त एडमिशन फी के नाम पर मोटी रकम वसूलना कहाँ तक सही है? और ये मेरे हिसाब से ये कोई फीस नहीं है, ये एक्सटॉर्शन है, जो जबरदस्ती की वसूली बोलते हैं ना, वो हो रहा है। पेरेंट्स की जेब पर डाका डालना है। हमारे देश में एजुकेशन एक अधिकार है जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो हमें संविधान देता है, ना कि ये एक व्यापार है। लेकिन आज के दौर में मिडिल क्लास पेरेंट्स को हर नए सेशन में इनविजिबल टैक्स का सामना करना ही पड़ता है। आप देखिए, फिर नई एडमिशन फीस हम हर साल क्यों देते हैं? जब वही टीचर रहते हैं, वही बच्चा रहता है, वही प्रीमिसेस रहते हैं, तो हम हर साल री एडमिशन क्यों फीस देते हैं? राघव चड्ढा का मानना है कि स्कूलों को इस तरह से मुनाफाखोरी करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इसके खिलाफ भी संसद में आवाज उठाई। ये सिर्फ एक नेता की आवाज नहीं थी, बल्कि उन लाखों माता पिता की पुकार है जो हर साल अपने बच्चे के भविष्य के लिए चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं। क्या करेंगे पेरेंट्स? उनको एडमिशन करवाना है, बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, तो जो सिस्टम चला आ रहा है सालों से उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये उनकी मजबूरी है। और ये मजबूरी तब खत्म होगी जब हम अपर लेवल पे चेंजेस करेंगे। बदलाव तभी आएगा जब शिक्षा को व्यापार से दूर रखा जाएगा और नियम सख्त होंगे। जब हम शिक्षा में भी, एजुकेशन में भी जब हम बिजनेस करने लगेंगे, पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो जो एजुकेशन है, जो हम सोच रहे हैं कि घर घर तक पहुंचे, वो कैसे पहुंचेगा? तो हमें शिक्षा के लेवल पे बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है, जो इनके द्वारा उठाया गया सवाल है। अब गरीब की थाली और टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये स्लाइड उनके आर्थिक विजन के बारे में दिखाती है कि कैसे बारीकी से सोचा जाता है एज अ पॉलिटिशियन। उन्होंने सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार कॉरपोरेट्स को लाखों करोड़ों की टैक्स छूट देती है और दूसरी तरफ एक गरीब की थाली पर उसके दही, जो बेसिक नीड्स हैं, दूध पर जीएसटी लगा देती है। उनका तर्क है कि देश चलाने के लिए जरूरी पैसा उन लोगों से आना चाहिए जो बहुत ज्यादा अमीर हैं या कॉरपोरेट्स हैं, ना कि उनसे जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पा रहे हैं। जब बेसिक फूड आइटम्स पर टैक्स लगने लगेगा तो वो सीधा कॉमन मैन के किचन बजट को बिगाड़ देगा, आप और हमारे बजट को बिगाड़ देगा। और ये, इसे क्या बोलेंगे हम? इसे बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे चेंजेस होंगे। जितनी भी डिमांड, अभी तक वो 28 दिन वाली मैंने आपको बात बताई रिचार्ज प्लान के बारे में, उसके बारे में कम्युनिकेशन कंपनीज ने बोला है कि वो एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को, और प्लान जो है वो महीने के हिसाब से होगा। तो जब एक व्यक्ति ऐसे जगह से आवाज उठा रहा है जहां से लोग आवाज सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो वो चीजें मानी जाती हैं, सुधार होता है, बदलाव होता है। बस जरूरत यहाँ पे है कि आवाज उठानी पड़ेगी, मुद्दों को समझना पड़ेगा, तब जा करके बदलाव आएगा। और जब निचले स्तर से बदलाव आता है तब जा करके जो देश है वो कलेक्टिवली बेटर परफॉर्म कर पाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आम आदमी ये कैसे, जो राघव चड्ढा हैं वो क्या करते हैं, बहुत पारखी नजर से उन्होंने देखा कि जो लोग 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से कमा पा रहे हैं, उन पे हम इतना ज्यादा, उनके फूड पर भी इतना ज्यादा टैक्स नहीं लगा सकते। चलिए, अब देश का नया टूर्नामेंट, जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है, आप सब जानते हैं, बहुत हाइप है आईपीएल का, लेकिन उन्होंने एक नया तर्क भी निकाला है। ठीक है, देश की शिक्षा व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई को उजागर करते हुए उन्होंने पेपर लीक को देश का नया टूर्नामेंट यानी आईपीएल, इंडियन पेपर लीग करार दिया है।
उनका मानना है कि व्यापम से लेकर नीट तक और एसएससी से लेकर एमपीपीएससी तक शिक्षा माफिया बड़ी आसानी से मासूम बच्चों की बरसों की मेहनत और उनके माँ बाप के सपनों को बाजार में बेच रहे हैं। एक जिम्मेदार नेता के रूप में वो सवाल उठाते हैं कि क्या जब एक विद्यार्थी दिन रात किताबों के बीच अपने बेहतर कल के लिए संघर्ष करता है, तो सिस्टम की लापरवाही से पेपर लीक होना सिर्फ एक धोखा नहीं बल्कि उसकी काबिलियत का कत्ल है। उनका ये व्यंग या उनकी ये बात सीधे तौर पर उन लोगों और व्यवस्था पर हमला है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं और वो मांग करते हैं कि जब नियम सख्त नहीं होंगे और शिक्षा माफिया पर कड़ी लगाम नहीं कसेगी, तब तक देश का युवा खुद को असुरक्षित महसूस करता रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़ाई करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, दिन रात अपने कमरे में बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं ताकि एक कोई पेपर निकलेगा और वो किसी बेहतरीन पद पर जाएंगे, अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाएंगे। लेकिन अंत में क्या होता है, या तो जब वो पहुंचते हैं वहां पर पेपर देने, तब ये पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, या वो जब पेपर दे करके निकलते हैं क्या होता है, उनका कितना साल बर्बाद हो जाता है। तो ये एक और मुद्दा जुड़ जाता है, जो बेसिक जो डिमांड्स हैं राघव चड्ढा हमारी तरफ से उठाते हैं, उसमें ये भी एक कड़ी जुड़ जाती है। और पेपर लीक के गंभीर परिणामों को एक डोमिनो इफेक्ट की तरह देखते हैं वो, जहां एक छोटी सी लीक बरसों की तैयारी, परीक्षा का दिन और अंत में पूरे परिवार की जो उम्मीदें रहती हैं उसको ध्वस्त कर देता है। आप खुद सोचिए, अगर आप स्कूल में हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप किसी भी फील्ड में हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं, यदि ऐसा हो कि आप एग्जाम देने जाते हैं और आपको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, आपके ऊपर किस तरीके की गुजरेगी। आप ऑनलाइन वीडियोस चेक करिए, जिन बच्चों को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है उनकी स्थिति देखिए आप। तो यही राघव चड्ढा का मानना है कि एक परीक्षा रद्द होने से सिर्फ विद्यार्थी के नहीं बल्कि उस परिवार के कम से कम 3 साल बर्बाद हो जाते हैं। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए उन्होंने एक सख्त सेंट्रल लॉ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की मांग की है, ताकि युवाओं की मेहनत सिस्टम की लापरवाही की भेंट न चढ़े। ये एक और मांग वो कर देते हैं जो आईपीएल के खिलाफ है। मैंने आपको बताया इंडियन पेपर लीक के खिलाफ है, जिसके खिलाफ उन्होंने एक सेंट्रल लॉ मांगा है। अब पेंशन की बात कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम की बात चल रही है। पेंशन का मुद्दा आज जो देश के हर सरकारी कर्मचारी की जेब से जुड़ा हुआ है और बहुत बड़ा सवाल है। राघव चड्ढा ने ओपीएस यानी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसकी पुरजोर वकालत की है। उनका कहना है कि एक कर्मचारी जो 30 साल तक देश की सेवा करता है, उसे बुढ़ापे में शेयर बाजार के भरोसे या मत्थे नहीं छोड़ा जा सकता। जब नेताओं को पुरानी पेंशन मिल सकती है तो एक फौजी या एक टीचर को क्यों नहीं मिल सकती, और ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है हमारे देश में। साथ ही साथ उन्होंने ये डिमांड करते हुए ये लॉजिक भी दिया कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, ये उनके वर्ड्स हैं, बल्कि कर्मचारी का हक है जो उसे अपनी जवानी देश को देकर कमाया है, तो उसका पेंशन उसका अधिकार है। और उनका तर्क साफ है, जहां ओपीएस में 50% सैलरी फिक्स है और सरकार की गारंटी है, वही एनपीएस पूरी तरह यानी न्यू पेंशन पॉलिसी जो है पूरी तरह शेयर बाजार की अनिश्चितता पर निर्भर हो गई है। तो उनका ये स्टैंड उन्हें देश के लाखों कर्मचारियों के हितैषी बनाता है। उन्होंने ये सारी चीजें बहुत ही हाईलाइटेड वे में बताई कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो सरकार की गारंटी देती है, ये फिक्स्ड है, लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है वो मार्केट पर डिपेंड करती है, शेयर बाजार पर डिपेंड करती है, जो गलत है। तो कंटिन्यूइंग विद द पेंशन इशू, इस स्लाइड में राघव चड्ढा ने आर्थिक आंकड़ों के साथ समझाया है कि ओपीएस देना सरकार के लिए बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। और उन्होंने बताया कि कैसे जो गलत पॉलिसी की वजह से रिटायरीज आज मुश्किल में हैं, क्योंकि पेंशन नहीं मिल रही है, वो परेशान है। ये सभी अलग अलग मुद्दे नहीं हैं, ये सभी आम आदमी की सेविंग्स पर अदृश्य प्रहार है जो हम समझ नहीं पाते हैं। ये सारी चीजें डाटा ड्रिवन पॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ करके बताई हैं।
उन्होंने बताया कि कैसे गलत पॉलिसी की वजह से सब परेशान होते हैं। एनपीएस की अनिश्चितता, जो अनसर्टेनिटी है, उस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी का एक ही बड़ा आकर्षण था रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा। अगर वही खत्म हो जाएगा तो देश का युवा सरकारी सेवा में क्यों आएगा? जो सरकारी व्यक्ति है, सरकारी कर्मचारी का जो हाइप है, वो तो खत्म हो जाएगा क्योंकि पेंशन स्कीम ही बदल गई है। तो ये जो उनका ऑडिट है वो दिखाता है कि सरकार के पास पैसा है, बस उसे सही जगह खर्च करने की नीयत होनी चाहिए। तो ये हमने पेंशन के बारे में बात की जो राघव चड्ढा ने संसद में उठाई। ये सारे मुद्दे देखिए, आप अगर बहुत बारीक नजर से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, आप कॉलेज के बच्चे हों, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप ये देखेंगे कि ये सारे मुद्दे वो हैं जो कभी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में रखा करती थी, अपने घोषणा पत्र में रखकर दिखाती थी, और वो देख करके हम उनको चुनते थे। तो एक पॉलिटिशियन इतना फेमस हो गया छोटी छोटी बातें करके, और आज का युवा जो है उन्हें प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी बातें, जो मिडिल क्लास की जेब की बात है, वो सोच रहा है वो व्यक्ति। और जो इनकी राजनीति है वो भावनाओं पर नहीं टिकी है, वो डाटा ड्रिवन पॉलिटिक्स करते हैं, तथ्य पर बात करते हैं। भले उनके पास लाखों का पैकेज था, कॉर्पोरेट करियर छोड़कर वो एक सीए की नजर से आम आदमी की सेविंग्स पर हो रहे अदृश्य प्रहार को उजागर करते हैं। उनका मकसद सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि हर घर की बचत को सुरक्षित करना है। उनका भाषण देने का तरीका, उनका रिसर्च, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो दिखाता है कि नए भारत का नेता कैसा होना चाहिए। वो सिर्फ शिकायत नहीं करते, बल्कि सॉल्यूशंस पेश करते हैं। जैसे वो अगर कोई इशू बताते हैं संसद में, तो उसके साथ वो सॉल्यूशन भी देते हैं। अगर कोई दिक्कत हमारे देश में है, कोई समस्या है, या कोई एक पॉलिसी है वो खराब है, तो उसके लिए वो सॉल्यूशन भी देते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा बेटर है। तो कुल मिलाकर ये थी आम आदमी की वो बैलेंस शीट जिसे अक्सर राजनीति के शोरगुल में भुला दिया जाता है। हमने देखा कि कैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो नजर है इन हिडन टैक्सेस और कैलकुलेशन को पकड़ना सीधे आपकी और मेरी जेब पर असर डालता है। ये सारे मुद्दे जो हैं वो सिर्फ हमसे जुड़े हुए हैं। हमें ये समझना होगा कि ये लड़ाई किसी पार्टी या किसी विशेष विचारधारा की नहीं है। हम यहाँ किसी का प्रचार करने नहीं खड़े हैं, बल्कि हम सिर्फ उस सोच और तरकीब की बात कर रहे हैं जो जनहित में है, जो आपके और मेरे हित में है, जो सरकारी व्यक्ति के हित में है, जो एक बच्चे के हित में है, जो इतने साल पेपर की प्रिपरेशन करने के बाद से पेपर लीक के कारण परेशान हो जाता है। जब सवाल डाटा, मोबाइल रिचार्ज या बच्चों की फीस का हो तो जवाब सिर्फ भाषण नहीं होता, बल्कि गणित होना चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए। राघव चड्ढा का ये अंदाज उन्हें एक नेता से ज्यादा एक ऑडिटर बनाता है, जो सिस्टम की कमियों को समझता है, फैक्ट्स के साथ समझते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप तक वो आवाज जो वो उठा रहे हैं वो पहुंचाना। आपके किचन बजट और आपकी सेविंग्स की चिंता करती हैं ये सारी चीजें, क्योंकि अंत में देखिए विकास वही है जो आम आदमी के बटुए में दिखाई दे। अगर आपके बटुए में पैसा ज्यादा है तो यानी आपके देश में विकास तो हो रहा है, और चेंजेस की भी कहीं जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी होंगी, क्योंकि एक व्यक्ति संसद में खड़े होकर हमारे बारे में बात कर रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये मुद्दे वाकई जरूरी हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस स्पेशल सेगमेंट में, क्योंकि हम बनेंगे वॉइस ऑफ द कॉमन मैन। हमारे वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।